हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चांसर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आपका जो हिस्ट्री के चैप्टर 4 है द मुगल एम्पायर, इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज के जो सोल्यूशन है आपको इसको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ये जो है आपके जो इस जो पब्लिकेशन से न्यू और अपडेटेड बुक है, इससे रिलेटेड जो आपके ओल्ड बुक्स थे उसके सोल्यूशंस मेरे द्वारा पहले ही प्रोवाइड किए जा चुके हैं। अगर आपके पास उस चैप्टर से रिलेटेड आपके जो ओल्ड बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है तो वो आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके ओल्ड और न्यू बुक है उसमें जो है कंटेंट है आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा, तो एक्सप्लेनेशन जो वीडियो बना हुआ है उसको आप देखकर आपको एक्सप्लेनेशन पूरा पता चल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम जो है क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो फर्स्ट आता है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ पर फर्स्ट आता है कि जो मुगल रूल बिगन इन द डैश सेंचुरी सी, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मुगल है वो 16th सेंचुरी में बिगेन हुआ था, स्टार्ट हुआ था मुगल जो रूल है। देन सेकंड आता है द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस बिटवीन डैश एंड डैश, मीन्स किनके के बीच जो है पानीपत का जो फर्स्ट बैटल हुआ था। तो आंसर आता है आपका जो बाबर और जो इब्राहिम लोदी है उनके बीच जो है फर्स्ट जो पानीपत का बैटल लड़ा गया था। देन थर्ड आता है डैश डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ कन्नौज। सो आंसर यहाँ पर हो जाए शेर शाह सूरी है वो डिफीट करते हैं हुमायूं को, आपका बैटल ऑफ कन्नौज है वहां पर। देन नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ नंबर कि द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस बिटवीन डैश एंड डैश, किनके बीच सेकंड बैटल हुआ था पानीपत का, तो वो हुआ था आपका अकबर और हेमू के बीच जो सेकंड बैटल है वो लड़ा गया था पानीपत का। देन नेक्स्ट आता है द ताजमहल वाज बिल्ड टू हाउस ऑफ डैश, किनका, तो वो जो थे आपके मुमताज महल, तो आपका फिलअप में आपका फिफ्थ का हो जाएगा मुमताज महल। देन औरंगजेब रीइंट्रोड्यूस्ड द टैक्स नॉन एज डैश ऑन नॉन मुस्लिम, तो औरंगजेब जो न्यू जो रीइंट्रोड्यूस कर दिया नॉन मुस्लिम पर वो है आपका जजिया। देन नेक्स्ट आता है आपका हु आई एम, जो आपके डिफरेंट जो दिए हुए हैं उससे रिलेटेड कौन है वो बताना है। तो आई डिसेंडेंट फ्रॉम तैमूर एंड चंगेज खान एंड वाज द रूलर ऑफ काबुल, तो वो थे आपके बाबर। देन नेक्स्ट आता है आपका आई टू केयर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर ऑन बिहाफ ऑफ अकबर व्हेन ही वाज अ माइनर, वो माइनर थे तो कम थे, तो वो थे आपके बैराम खां। देन नेक्स्ट आता है आई इंट्रोड्यूस द मानसाबदारी सिस्टम, तो मानसाबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किए थे अकबर। देन नेक्स्ट आता है आपका आई वाज द किंग ऑफ इंग्लैंड व्हेन जहांगीर वाज एम्पायर, तो जहांगीर के समय किंग थे किंग जेम्स फर्स्ट। देन नेक्स्ट आता है आपका आई एम द मुगल एम्पायर हु कैम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द छत्रपति शिवाजी महाराज, तो किनके साथ लड़ाई छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ हुई, तो वो थे मुगल औरंगजेब थे। देन नेक्स्ट आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट जो आता है द बैटल ऑफ कन्वा जो 1527 में हुआ था किनके बीच हुआ था, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। राइट ऑप्शन हम देखते हैं यहाँ पर आपका सी हो जाएगा बाबर और राणा सांगा, ऑप्शन यहाँ पर अप एंड डाउन हो गया है ना, ए बी सी डी हो गया, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सी जो करेक्ट ऑप्शन होगा बाबर और राणा सांगा के बीच। देन टू स्टेट में एसेशन और रीजन वाले क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन आपको किस तरीके सॉल्व करना है, तो एसेशन और रीजन को दोनों को रीड करना है, ध्यान से पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है, फिर आपको आंसर देने हैं। तो यहाँ पर बाबर वाज एबल टू विन द बैटल फॉट एट पानीपत एंड खनुआ, रीजन बताया गया कि बाबर वाज अ स्किल कमांडर एंड द इंडियन सोल्जर्स वेयर नॉट यूज्ड टू लाइट फाइल एल्ट्री एंड मस्केट यूज बाय बाबर, तो ये जो है दोनों जो रीजन है एसरेशन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन में आपका ए बी सी डी दिया हुआ है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यहाँ पर ये सी ऑप्शन होगा। कहीं पर ये फर्स्ट ए रहता है, बी रहता है, फिर ये आपका सी और डी, तो इस तरीके से भी ऑप्शन आपको अप एंड डाउन मिलेंगे क्वेश्चंस में एग्जाम में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देन अकबर वाज अ ग्रेट रूलर, चूज द स्टेटमेंट दैट satisfied दिस क्लेम, अकबर ग्रेट रूलर से, तो इससे रिलेटेड आपको डिफरेंट 4 पॉइंट्स दिए हैं, फिर आपको इनमें चूज करना है। तो ये क्या था कि भाई यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शन है, न्यू रिलीजन दिनेलाई इसने किया था, बिलीव्ड इक्वलिटी ने आर रिलीजन ये भी था, फिर ही एक्सपेंडेड हिज एम्पायर टू कवर द मोस्ट ऑफ इंडिया, या फिर द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्टर फॉलोइंग प्रोवाइडेड ग्रेट रिलीफ टू द फॉर्मर, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जहां पर फर्स्ट सेकंड और थर्ड उनका जो ये एक्सपेंडेड हिज एम्पायर कवर मोस्ट ऑफ इंडिया, इसलिए उनको ग्रेट रूलर नहीं कहते हैं ना, उनके द्वारा जो पॉलिसीज जो अपनाई गई थी उनके कारण से उसको ग्रेट रूलर कहा जाता है, तो बी ऑप्शन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। देन द मानसाबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय अकबर, अकबर के द्वारा जो मानसाबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था,
तो उसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो ए होगा, सिस्टम दैट डेल्ट विद मिलिट्री एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब यहाँ पर ये जो आपका क्या है, रेवेन्यू कलेक्शन का एक सिस्टम था, बट ये जो मनसाबदारी सिस्टम था कि जो मिलिट्री जो ऑफिसर्स है उनको लैंड से कुछ जो पार्ट दे दिए जाते थे ना, ताकि वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बेहतर बने रहे। तो वो आ जाएगा कि जो है सिस्टम जो मिलिट्री और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन दोनों से बेहतर तरीके से डील करता था, तो ये जो सिस्टम था मनसाबदारी सिस्टम। देन नेक्स्ट आता है आपका, गिवन हियर आर द जाट्स एंड सेवर ऑफ 4 डिफरेंट मनसाबदार्स इन द मुगल एम्पायर, हु अमंग देम वुड हैव हैड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट विथ हिम आफ्टर पेइंग हिज ड्यू टू द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर को पे करने के बाद कितना बच जाता था? तो यहाँ पर जाट और सेवार ऑफ मनसाबदार जो ये थे आपके जो 5000 और 7000 रेस्पेक्टिवली, तो इसी तरीके से अमाउंट अलग अलग थे। तो ये ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। आपके जो जाट है उनके पास आपके 5000 और आपके 7000 जो है आपके सेवार के पास थे। देन नेक्स्ट आता है आपका 6 नंबर, द स्टेटमेंट दैट गिवन द करेक्ट पिक्चर अबाउट द मुगल एम्पायर इन द 18th एंड 19th सेंचुरीज। तो इनमें से कौन सा जो है आपका 18 और 19 सेंचुरीज में जो मुगल एम्पायर से रिलेटेड करेक्ट पिक्चर शो करता है? तो यहां पर जो ऑप्शन बी है कि द साइन ऑफ द एम्पायर डिक्लाइन इमर्ज अंडर औरंगजेब एंड हिज सक्सेसर डिड लिटिल टू रिव्यू इट। मतलब जो औरंगजेब के समय ही मुगल एम्पायर का जो है वो डिक्लाइन होने का जो स्थिति है वो नजर आता था, और बाद में उसके जो सक्सेसर हुए वो उतने कैपेबल नहीं थे कि उस जो डिक्लाइन स्थिति जो पतन होते जा रहा था उसको रोक पाए, और फाइनली मुगल एम्पायर है वो क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। ब्रिटिश जो है इसको अंडर कंट्रोल में ले लिया। देन नेक्स्ट आता है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। ब्रीफ वाले क्वेश्चंस है, आंसर जो है कुछ जो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हम चाहकर भी क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन है वो छोटा नहीं कर पाते, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आंसर देना पड़ता है। व्हाई डिड हुमायूं हैव टू फ्ली फ्रॉम हिज किंगडम, डिड ही रिटर्न? सो यहाँ पर दो है कि हुमायूं क्यों भाग गया अपने किंगडम से, और क्या वो वापिस आया? तो उस दोनों का आंसर आपको बताने। तो शेरशाह सूरी डिफीट हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा and again in the battle of Kannauj in 1540 CE. So after this defeat, Humayun fled to Persia and remained there for 15 years. Means शेरशाह सूरी के डिफेट के बाद 2 बार हराते हैं शेरशाह सूरी हुमायूं को, तो वो जो है भाग के कहां चले जाते हैं, पर्सिया चले जाते हैं। फिर 15 इयर्स वहां तक रहते हैं, और आफ्टर 1555 CE हुमायूं रिटर्न एंड रिकैप्चर दिल्ली, आगरा एंड लाहौर। फिर बाद में वो जो है 1555 में वापिस आते हैं और फिर से वो दिल्ली, आगरा और लाहौर को अंडर कंट्रोल करते हैं, और फिर से जो है मुगल एम्पायर को स्टैब्लिश करते हैं। देन हु वेयर द पार्टिसिपेंट इन द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द बैटल? तो बैटल में पार्टिसिपेट कौन किए थे? तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन बैरम खान एंड अकबर ऑन वन साइड एंड द आदिल शाह एबल जनरल हिमू ऑन द अदर साइड इन 1556 CE। हेमू वाज डिफीटेड। मतलब यहाँ पर डायरेक्टली आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। तो द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन अकबर एंड हेमू, और हेमू वाज डिफीटेड, है ना, अकबर एंड हेमू ऑन द अदर साइड इन 1556। मींस ये आपका अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। यहाँ पर बैराम खां क्योंकि अकबर उस समय बहुत छोटा था, है ना, तो उसकी बिहाफ में जो है बैराम खां है वो संभाल रहा था किसको, मुगल एम्पायर को, तो इस कारण उसका भी नाम यहाँ पर इंक्लूड है। देन नेक्स्ट आता है आपका थर्ड, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द दीन इलाही। दीन इलाही के बारे में आपको नोट डाउन करने हैं। सो अकबर वाज अ लिबरल रूलर हु बिलीव्ड इन द इक्वलिटी एंड द यूनिट ऑफ ऑल रिलीजन। ही फाउंडेड हिज मोर रिलीजन दीन इलाही आर डिवाइन फैक्ट। अकबर क्या थे कि जो वो बिलीव करते थे इक्वलिटी और यूनिटी, ऑल जो रिलीजन, जितने जो रिलीजन उन पर समानता और सभी को एक समान लेकर चलने चाहते थे वो, तो इसके कारण से वो एक अपना खुद का एक अलग जो रिलीजन का फॉर्मेशन करते हैं जिसका नाम था दीन इलाही या फिर डिवाइन फैक्ट। और इट वाज बेस्ड ऑन द टीचिंग एंड बिलीफ्स ऑफ और मेजर रिलीजन। इट स्ट्रेस ऑन द बिलीफ इन वन गॉड। ये जो है डिफरेंट जो अलग अलग जो रिलीजन है उनकी जो मुख्य जो बातें हैं, उनके जो टीचिंग्स है, बिलीफ्स हैं, उनको बेस बनाकर इसका जो है दीन इलाही का फॉर्मेशन किया गया था। और वो जो है बिलीव वन गॉड, एक भगवान पर ये विश्वास करते थे। देन नेम एनी 3 ऑफ द नवरत्नास इन अकबर्स कोर्ट। 3 जो नवरत्ना के नाम नोट कर, राजा बीरबल थे, राजा मान सिंह थे, राजा तोदारमल थे। तो ये आपके क्या हुए 3 जो डिफरेंट जो हमारे क्या नवरत्नास थे अकबर के समय। देन नेक्स्ट आता है आपका 5th नंबर का, नेम द ब्रिटिश विजिटर सेंड बाय किंग जेम्स फर्स्ट टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर।
किंग जेम्स के द्वारा जहांगीर की कोर्ट में किनको भेजा गया तो उसके नाम नोट डाउन करने हैं। तो इन 1608 सी कैप्टन विलियम हॉकिंस comes with the letter from King James I for Jahangir. In 1624 C, Sir Thomas Rai was sent as a British administrator to Jahangir court. तो जो किंग जेम्स के द्वारा जहांगीर कोर्ट में 2 लोगों को भेजा गया था 1608 में कैप्टन विलियम्स हॉकिंस आते हैं, फिर आपके जो 1624 में आपके आते हैं सर थॉमस राय आते हैं ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर बन के जहांगीर कोर्ट में। देन नेक्स्ट आता है आपका 6 नंबर, विच एक्ट ऑफ औरंगजेब एंटेगनाइज्ड द सिख्स, सिख को कौन नाराज कर देता है, औरंगजेब के वो कौन से जो एक्ट या पॉलिसीज थी। सो आंसर देखें तो द एग्जीक्यूशन ऑफ द 9th सिख गुरु तेज बहादुर बाय औरंगजेब टर्न द सिख अगेंस्ट द मुगल। मींस जो सिख जो 9th गुरु थे, आपके जो सिख गुरु 9th जो थे 9वें नंबर के जो सिख गुरु थे उनको एग्जीक्यूशन कर देते हैं, गुरु तेज बहादुर थे। तो उनको उसके कारण से सिख है वो औरंगजेब के अगेंस्ट हो जाते हैं, उनसे नाराज हो जाते हैं और उनके अगेंस्ट विद्रोह कर देते हैं, लड़ाई कर देते हैं। देन नेक्स्ट, नेम 3 रिटन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम विच वी कैन लर्न अबाउट द राइन ऑफ द डिफरेंट मुगल रूलर्स इन इंडिया। मतलब डिफरेंट जो मुगल रूलर्स है उसके बारे में हम जानते हैं, उसे 3 जो सोर्सेज है हिस्ट्री के, रिटन जो सोर्सेज है उसके नाम नोट डाउन करने हैं। तो आता है बाबरनामा जो ऑटोबायोग्राफी है किसका, बाबर का। अकबरनामा, अकबर्स बायोग्राफी रिटन बाय अबुल फैजल। और आपके तुजू के जहांगीरी जो जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी। ये जो 3 जो सोर्सेज हैं जिससे हमें मुगल्स के बारे में पता चलता है। इसके अलावा और जो डिफरेंट जो यहाँ पर जो विजिटर्स आए थे तो फॉरेन जो विजिटर्स उनके द्वारा भी लिखा गया, बस 3 ही बोला गया, तो हम ये तीनों को नोट डाउन कर लेंगे। देन नेक्स्ट डिटेल वाले क्वेश्चन है, डिटेल के क्वेश्चन डिटेल में होंगे, ठीक। ओके, फर्स्ट आता है एक्सेस द फैक्टर्स दैट मेड इट पॉसिबल फॉर बाबर्स टू एस्टैब्लिश एन एम्पायर इन इंडिया। अब आपको क्या करना है कि जो फैक्टर्स जो बताने हैं जो बाबर यहाँ पर एस्टैब्लिश हो पाया, एम्पायर इंडिया में बिल्ड कर पाता है, उससे रिलेटेड पॉइंट्स बताने हैं। आंसर, देयर वर सेवरल फैक्टर्स दैट हेल्प बाबर टू एस्टैब्लिश हिज रूल इन इंडिया। डिफरेंट फैक्टर्स है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे हम फर्स्ट पॉइंट देखें, इन द 16th सेंचुरी देयर वाज नो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर इन इंडिया। इंडिया में कोई सेंट्रल पावर नहीं था। सो द दिल्ली सल्तनत हैज श्रंक इन साइज एंड पावर विथ सेवरल रीजंस इन द नॉर्थ डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द दिल्ली सल्तनत। मींस दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे साइज छोटा होता जा रहा था, कैपेबल रूलर्स नहीं थे, तो छोटे छोटे जो रीजनल किंगडम्स में बढ़ते जा रहे थे, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर रहे थे। डेक्कन में देखें तो डेक्कन और साउथ में क्या था, पावरफुल जो रीजनल जो किंगडम्स थे वो रूल करते थे। सो द क्लाइमेट ऑफ पॉलिटिकल डिसयूनिटी मेड इट इजी फॉर बाबर टू इन्वेड इंडिया एंड डिफीट इट्स रूलर। तो यहाँ पर पॉलिटिकल जो डिसयूनिटी थी, मतलब जो डिफरेंट जो रूलर्स थे वो अपने आप आपस में लड़ते थे, एक नहीं थे, इसके कारण से बाबर यहाँ पर आते हैं और यहाँ के रूलर्स को हरा देते हैं। Then, moreover, the military tactics of Babur were also superior to what Indians were used to at that time. इस बाबर के द्वारा जो मिलिट्री जो टैक्टिक्स जो अपनाए गए, उनके द्वारा जो हथियार यूज किए गए, वो भी इंडियन से बेहतर था, जिसके कारण से बाबर यहाँ पर एम्पायर स्टैब्लिश कर पाते हैं। तो ये फर्स्ट का आंसर हुआ। सेकंड जब हम देखें क्वेश्चन आपका आता है, राइट अ शॉर्ट अकाउंट्स ऑफ अकबर्स कंक्वेस्ट एंड प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन। अकबर की जो लड़ाई जो जीती गई उसके बारे में, उसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन के उससे रिलेटेड पॉइंट्स बताने हैं। Akbar was a great conqueror and during his reign greatly expanded the Mughal Empire. Means great rulers थे, उनके द्वारा अपने जो एम्पायर को बहुत दूर तक फैलाए थे। So soon after ascending the throne in 1556 he met Mehun, Adil Shah Zarral, and the second battle of Panipat. Even though Akbar was a young boy, he was able to defeat him with the help of his guardians and regent Bairam Khan. By 1601 see the Mughal Empire stretched from Afghanistan to Bengal and from Kashmir to Deccan. मीन्स 1566 में जब हम उस समय अकबर लगभग 12 इयर्स के आसपास रहता है, तब वो फर्स्ट जो लड़ाई लड़ती है, सेकंड बैटल पानीपत का होता है, वहां पर वो उनके जो गार्डियंस थे, जो कौन थे उस समय थे आपके, उनके बैराम खां थे, उनके लीडरशिप में वो जो है लड़ाई लड़ने जाते हैं और वो जो है हिमू को हरा देते हैं। साथ ही साथ आप जो देखोगे तो 1601 आते आते तक जो है मुगल एम्पायर है वो अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक और इधर कश्मीर से लेकर डेक्कन तक फैल गया था। देन टू मेक द एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रेस, अकबर डिवाइडेड हिज एम्पायर इनटू 15 सूबास और प्रोविंसेस, ईच ऑफ व्हिच वाज हेडेड बाय अ गवर्नर और सूबेदार। मींस आपके जो अकबर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो 15 पार्ट्स में डिवाइड था, जिसे हम प्रोविजंस या फिर सूबास कहते थे, और उसके जो एक हेड होते थे उसे हम गवर्नर या फिर सूबेदार, सूबास था तो सूबेदार। देन द प्रोविंसेस वर डिवाइडेड इनटू सरकार्स और डिस्ट्रिक्ट्स। इस सरकार्स
consist of several parganas and several villages made up of parganas. In an efforts to consolidate the empire, Akbar introduced uniformity in all the provinces. Means यहाँ पर हमने देखा भाई कि क्या है, एम्पायर को 15 सूबास या प्रोविंसेस में डिवाइड था, फिर उसको फिर से डिवाइड कर दिया गया, जिसे सरकार या फिर उस समय डिस्ट्रिक्ट, जैसा भी हमारा डिस्ट्रिक्ट होता है, तो वहां पर सरकार थे, और सरकार जो है डिफरेंट जो परगनास से मिलकर बनते थे, और परगनास जो है डिफरेंट विलेज से मिलकर बनता था। सो सभी जगह एक ही तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हो, इसलिए वो क्या है, यूनिफॉर्मिटी बनाकर रखे थे, जो आज जो प्रोविंसेस है वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो बेहतर बने रहे, सभी जगह एक समान व्यवस्था बनाकर अकबर के द्वारा रखा गया था। देन नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आता है आपका, डू यू थिंक दैट औरंगजेब पॉलिसीज लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर? वैलिडेट योर आंसर। यहाँ पर औरंगजेब की जो पॉलिसी थी वो कहीं ना कहीं मुगल एम्पायर को डिक्लाइन करता है, उसका पतन हो जाता है, तो उससे आपको रीजन बताने हैं। सो औरंगजेब जो एम्पायर वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन इंडिया, औरंगजेब का एम्पायर जो है बहुत बड़ा था। टू अचीव दिस ही was at war with one rulers or the other both in northern territories and in the Deccan. मींस अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए औरंगजेब कहीं ना किसी रूलर के साथ हर एक समय वो लड़ते रहा। वो जो है अपना जो 26 ईयर है फाइटिंग डेक्कन एरियाज पर, अपने आप को कंसोलिडेट करने के लिए 26 ईयर डेक्कन पर ध्यान देते हैं, वेयर ही हैड टू फेस द मराठास अंडर छत्रपति शिवाजी महाराज। while he was able to win the Kingdom of Bijapur, Aurangzeb suffered heavy losses of soldiers and money. मींस जो छत्रपति शिवाजी का महाराज के साथ उनकी मराठास के साथ लड़ाई होती है, उस समय मराठास भी पावरफुल हो गए थे, तो वो जो बीजापुर का एरिया उनको जीतते हैं, बट उनको जो सोल्जर्स और उनकी जो मनी है उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। देन औरंगजेब जो है डिसकंटिन्यूड पॉलिसीज, जो रिलीजियस जो टॉलरेंस थी अकबर के समय अपनाया गया था, या फिर अदर जो और जो डिफरेंट जो रूलर्स में जो कई जो पॉलिसीज अपनाए थे रिलीजियस, मतलब जो डिफरेंट जो धर्म पर इंटरफेयर नहीं करना है, तो उसको वो नहीं मानते हैं। और वो मुस्लिम जो क्या था, नॉन जो मुस्लिम पर जो टैक्स जो इम्पोज किया जाता था, जिसे जजिया कहा जाता था, उनको फिर से री इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे कहीं ना कहीं हिंदू जो पॉपुलेशन या फिर अदर जो रिलीजियस जो मुस्लिम को छोड़कर जो नॉन मुस्लिम थे उनके अगेंस्ट रह जाते हैं। देन औरंगजेब फेल्ड टू मेंटेन गुड रिलेशन विद द राजपूत, राजपूत के साथ भी इनका रिलेशन अच्छा नहीं था। राजपूत जो है अदर जो मुगल एम्पायर उनको सपोर्ट करते हैं, बट औरंगजेब उनके अगेंस्ट हो थे। देन असम एंड द कोच बिहार इन द नॉर्थ ईस्ट, अफगान्स बिटवीन पंजाब एंड द काबुल्स, द जाट्स, सतनामीज एंड द बुद्धिस्ट कंटिन्यू टू रिबेल अगेंस्ट औरंगजेब। मतलब अलग अलग एरिया पर, चाहे असम हो, कोच बिहार हो, अफगान्स हो, पंजाब, काबुल, कहीं पर भी हो, डिफरेंट जो जाट, सतनामीज है, बुद्धिस्ट है, वो कहीं ना कहीं सभी जो है औरंगजेब की पॉलिसीज के अगेंस्ट रिवोल्ट करते रहे। देन द एग्जीक्यूशन ऑफ द नाइन्थ गुरु, गुरु तेज बहादुर टर्न द सिक्स अगेंस्ट हिम। साथ ही साथ जो नाइन्थ जो सिख गुरु थे, गुरु तेज बहादुर, जब उनको एग्जीक्यूट कर देते हैं तो उससे कहीं ना कहीं सिख भी इनके अगेंस्ट थे और इनके अगेंस्ट रिवोल्ट करते हैं। तो इस तरीके से औरंगजेब धीरे धीरे इन जो पॉलिसीज के कारण से उसका डिक्लाइन पतन होना स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ नंबर, कंपेयर एंड कॉन्ट्रेस्ट द रूल ऑफ अकबर एंड औरंगजेब एज एम्पायर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब आपको अकबर और औरंगजेब दोनों में क्या है कॉन्ट्रेस्ट करना है, वही पॉइंट आएगा। अकबर एंड औरंगजेब आर बोथ मुगल एम्पायर who ruled over extensive dominance in the Indian subcontinent. Both of them were brave, industrious and energetic and had strong armies. However, their approach to their subject were fundamentally differences. मतलब दोनों जो है कैपेबल थे, दोनों जो पावरफुल थे, दोनों एनर्जेटिक थे, दोनों की जो आर्मी स्ट्रांग थी, बट उनके जो कुछ जो फंडामेंटल जो पॉलिसीज थे, डिफरेंसेस थे, उनके कारण से दोनों में डिफरेंसेस हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट आता है कि अकबर जो है सेक्युलर थे, वो जो है रेस्पेक्ट करते थे आर रिलीजन को, बट औरंगजेब जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे और वो ज्यादा स्ट्रिक्ट अडेरेंस टू इस्लाम, मतलब वो ज्यादातर इस्लाम को कड़ाई से फॉलो करते थे और अपने जो डिफरेंट जो प्रजा है उनको भी वही बोलते थे। देन अकबर एबोलिश द जजिया टैक्स इम्पोज्ड ऑन नॉन मुस्लिम, मतलब जो नॉन मुस्लिम पर जो जजिया जो टैक्स लगाया जाता था उनको एबोलिश कर दिए थे कि आप मुस्लिम नहीं हो तो आपको ये टैक्स पे करना पड़ेगा, बट उनको वो अकबर ने खत्म कर दिया था। बट अकबर जो फिर से उसको रीइंपोज कर देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं वो अनपॉपुलर हो जाता है, जो नॉन मुस्लिम है वो उनके फेवर में नहीं होते हैं। देन अकबर वांटेड टू विन द सपोर्ट ऑफ राजपूत एंड सो फॉर्ड फ्रेंडली अलायंस विद देम।
औरंग अकबर जो है क्या करते हैं, राजपूत के साथ और या फिर सिख के साथ फ्रेंडली रिलेशन बना के रखे थे। बट जस्ट अपोजिट औरंगजेब है क्या करते हैं, सपोर्ट लॉस्ट कर जाता है, लॉयल्टी किनका, राजपूत का और जो सिख का, और इस कारण से ये दोनों जो है औरंगजेब के अगेंस्ट हो जाते हैं। तो इसके कारण से कहीं ना कहीं औरंगजेब को डिक्लाइन होना पड़ रहा है। देन औरंगजेब जैसे एंटोगनाइज द मराठास एंड सिख्स एंड लॉस्ट देयर सपोर्ट। तो ये दोनों में कंपैरिजन हुआ। देन नेक्स्ट आता है आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन, मैप से रिलेटेड है। ये आपका जो मुगल एम्पायर जो आपका एट द एंड ऑफ द 17th सेंचुरीज में जो मुगल एम्पायर तो उसको आपको शो करना था मैप में। तो ये आपको जितना भी आपको ये कलर जो है ना, ये आपका क्या है, मुगल एम्पायर जो 17 एंड ऑफ 17th सेंचुरी के लास्ट में आपको ये नजर आ रहा है। देन नेक्स्ट आता है आपका पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। पिक्चर्स में देखें, ये आपको लुक एट दिस पिक्चर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पिक्चर देखना है, ये आपको पिक्चर्स नजर आ रहे हैं, आपके बुक्स में है ना। क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस हम देखते हैं। विच मुगल एम्पायर इज डिपिक्टेड इन द कॉइन। ये कॉइन में देखिए कौन मुगल एम्पायर है, तो वो है आपके द मुगल एम्पायर डिपिक्टेड ऑन कॉइन इज जहांगीर। जहांगीर का समय का कॉइन है, इसलिए जहांगीर वहां छपा हुआ है। देन एट व्हाट नंबर इज ही इज द लाइन ऑफ मुगल स्टार्टिंग फ्रॉम बाबर। बाबर से ये कितने नंबर का जो मुगल एम्पायर था, तो वो थे आपका ही वाज द 4th मुगल एम्पायर। बाबर के बाद ये जो है 4थे नंबर का मुगल एम्पायर था। फिर आपका नेक्स्ट आता है विच सिग्निफिकेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन कोइंसिडाइड विथ हिज रूल। मतलब इनके समय वो क्या जो इंपॉर्टेंट जो चीजें हमें देखने को मिलती है, तो आंसर में इट वाज ड्यूरिंग his reign that a number of Europeans like the Portuguese, the British and the Dutch began to make their presence felt in India and other countries bordering the Indian Oceans। मीन्स इन्हीं के समय जो है मुगल के समय ही यूरोपियंस है वो इंडिया में आए, चाहे वो पुर्तगीज आए, ब्रिटिश आए, डच आए। ये जो है इंडिया के जो कोस्टल एरियाज है, ओशियन है, वहां पर इंडिया आए और इन्हीं के समय ही ये जो डिफरेंट यूरोपियंस इंडिया में इंटर हुए। तो इस तरीके से ये जो है आपके इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर थे, मीन्स आपके जो प्रॉब्लम्स था, हेडेक था एक कहें एक्सरसाइज का, वो मेरे द्वारा कंप्लीट कर दिया गया। होपफुली आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो बस यही कहना चाहूंगा कि आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने क्लास फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि इसी तरीके से हेल्पिंग वीडियो आपको यहाँ से मिलता रहे। सो ओके, थैंक यू।